दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो है ना, एक डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर रेलवे ग्रुप डी के जो रेलवे अप्रेंटिस के जो फ़ायदे हैं, रेलवे अप्रेंटिस जिन्होंने किया हुआ है उनको क्या क्या बेनिफिट है, इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होगा, ये इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज का वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस पर होगा। तो इसमें मैंने बोर्ड पर वो सारी बातें लिख लिया है। आप चाहे तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी जा सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। बट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि आप मेरे से शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। रेलवे अप्रेंटिस अगर आपने किए हैं तो भी उसके बेनिफिट जान जाएंगे। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं फ्यूचर में तो भी आप इसके फायदे जान करके हैरान रह जाएंगे। और आने वाले दिनों में रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बेनिफिट जानकर। तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द रेलवे अप्रेंटिस। रेलवे अप्रेंटिस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि जब हम रेलवे अप्रेंटिस के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद इसके जो बेनिफिट है वो समझने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा चीजें क्लियर सब कुछ समझ में होता चला जाएगा। तो जब आपने किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में है, तो रेलवे हमारे यहाँ बोलती है कि आप हमारे यहाँ आइए, आप अपना अप्रेंटिस करिए। अप्रेंटिस का मतलब है आप ट्रेनिंग करिए, आप प्रशिक्षु के रूप में रहने वाले हैं, जिसमें हम आपको प्रति माह 8,000 रुपये सैलरी देंगे, जिसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं। तो आपको हर महीना 8,000 रुपये जो है स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। और ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, प्रशिक्षु ट्रेनिंग होती है। आपने जिस ब्रांच से, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसका ही स्पेशली वहां पे काम होता है। रेलवे आपको टेम्पररी 1 साल के लिए रख लेती है और उसमें आपको ट्रेनिंग देता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो आपके जो 10th के मार्क्स है, यानी 10वीं में आपने कितना स्कोर किया है, मान लीजिए आपने 10वीं में 50% स्कोर किया है और आईटीआई में आपने 70% स्कोर किया है, तो 70 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 ये एवरेज निकाला जाता है। और इसी एवरेज के बेस पर आपका रेलवे में अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो जाता है। समय पर रेलवे अपने आरआरसी यानी कि जो जोनल रेलवे की वेबसाइट है उस पर ये वैकेंसी निकालती है। आप उस पर नज़र बना के रखना। आप अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल है तो आप उसमें फॉर्म भर के बन सकते हैं। जब आप इस अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लेंगे तो उसको जो है रेलवे एक सर्टिफिकेट देती है, एक एग्ज़ाम लेती है। टेम्पररी रहता है, बहुत हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, लगभग सारे लोग उसमें पास होते हैं। और उस एग्ज़ाम के बाद वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उस सर्टिफिकेट का नाम है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी NAC सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ है। इस रेलवे अप्रेंटिस करे हुए छात्रों को जो है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के अंडर में ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए उनको CCAA कैंडिडेट भी बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने जो नोटिफिकेशन निकली है रेलवे ग्रुप डी की 2025 की, उसमें इस रेलवे अप्रेंटिस के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है। तभी रेलवे अप्रेंटिस का हमें करने में मजा आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है व्हाट इज द बेनिफिट इन रेलवे ग्रुप डी। मैंने इस बोर्ड पर इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर अप्रेंटिस आप जो बोर्ड पे लिखते हैं उसको कोशिश ये करिए कि इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में बोलेंगे, तो हिंदी भाषियों को भी सारी बातें समझ में आ जाएगी और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी ये बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसकी जो बेनिफिट है इस पे बात करते हैं।
तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जब आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं, तो जहां नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं आप देखेंगे 18 से 36 साल एज है अनरिजर्व की, तो वहीं अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस करके रखा है तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें कि आप 39 ईयर्स तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर आपने जो है ओबीसी में आते हैं तो आप 39 ईयर्स तक तो भर सकते हैं, क्योंकि 3 साल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रहता है, पर 3 साल आपको और छूट मिल जाती है, यानी 36 साल तो रहता ही है, उसके बाद आपको 6 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, यानी 6 6 12 42 साल तक आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप 8 साल एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। अगर 18 से 36 साल एज है अनरिजर्व का तो आप उसमें 8 साल ऐड कर देंगे तो 8 6 14, यानी आप 44 साल की एज तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एज रिलैक्सेशन, जो कि रेलवे का फॉर्म भरने में रेलवे अप्रेंटिस वालों को मिलता है। चलिए अगले अपने फायदे की बात करता हूं, तो इसमें है 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी जितनी भी सीटें रेलवे निकाली है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आप देखेंगे तो 20% का पूरा रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो कि रेलवे अप्रेंटिस को है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है तो आपको बता दूं कि आप रिजर्वेशन 2 टाइप का है। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसको हम SC ST या फिर EWS का रिजर्वेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बात करें तो जैसे PWD यानी एक सर्विसमैन इनको मिलता है, यानी हर एक आप अपनी कैटेगरी में ही उस 20% का फायदा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 20% सीटें UR की है तो आप UR कैंडिडेट में है तो आपके सीटें UR में ही 20% की आपको 20 सीटें उसमें मिल जाएगी। अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट है तो आप अपनी ही कैटेगरी की सीटों में 20% का आपको फायदा मिलने वाला है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। चलिए ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की, तो यहां पे जो बेनिफिट है ये है नो मिनिमम पासिंग मार्क इन CBT। जहां आम कैंडिडेट को CBT में पासिंग करने के लिए, जैसे अगर वो अनरिजर्व या फिर EWS कैंडिडेट है तो 40% पासिंग मार्क लाना जरूरी है, यानी 100 में से 40 नंबर लाना जरूरी है। वहीं अगर SC या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो उसको 30 नंबर लाना जरूरी है। वहीं अगर हमारा ST कैंडिडेट है तो उसको 25 नंबर लाना जरूरी है। लेकिन अगर रेलवे से अप्रेंटिस कर दिया है तो यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, उसका हम बाद में एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनको नो फिजिकल टेस्ट, यानी कि आमतौर पे जब नॉर्मली कैंडिडेट है तो उनको रिटन CBT तो एग्जाम होता है, उसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि 35 किलोग्राम का वजन 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी पर रखना होता है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 20 किलोग्राम का वजन अपने कंधे पर उठा करके 100 मीटर की दूरी पर रखना होता है। वहीं 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 35 सेकेंड, वहीं महिला है तो 5 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करना होता है। लेकिन अगर रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है तो ये इस बंदे को इसको इस फिजिकल एग्जाम में छूट मिल जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ CBT एग्जाम देना होता है, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद उसका मेडिकल, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। उसका ना तो फिजिकल टेस्ट होगा और ना ही कोई ट्रेनिंग होगी। इसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती है अप्रेंटिस वालों की, क्योंकि ऑलरेडी
वो रेलवे में 1 साल गुजार चुका होता है, अप्रेंटिस के तौर पे ट्रेनिंग कर चुका होता है, इसलिए उसकी ना तो फिजिकल होगी और ना ही ट्रेनिंग होगी। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर इसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है। तो आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं और आप किसी भी ट्रेड से अप्रेंटिस किए हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी के सारे पोस्ट पर आप उसके 20% सीट का फायदा ले सकते हैं, रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें जब हमने नोटिफिकेशन देखा है तो उसमें क्या क्या रेलवे अप्रेंटिस वालों को फायदे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे नो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वैकेंसी साइकिल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है, अगर आप 2025 के नोटिफिकेशन में आपने फॉर्म भरा और वहाँ पे जो सीटें हैं वो खाली रह गई, मतलब बच्चे ही नहीं मिले अप्रेंटिस वाले, तो वो जो सीटें हैं वो बाकी के कैंडिडेट से भरी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको वो भर्ती में किसी और को नहीं दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट जो बैकलॉग भर्ती होती है, जिसको हम फिजिकली विथ डिसेबल कैंडिडेट रहते हैं, जिनको हम विकलांग या दिव्यांग बोलते हैं, उनकी सीटें अगर खाली रह गई, उनके कैंडिडेट नहीं मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को उस पर मौका नहीं मिलता है, बल्कि उसको नेक्स्ट वैकेंसी साइकिल में डाल दिया जाता है। यानी जब कैंडिडेट मिलेंगे तब वो सीटें भरी जाएगी। लेकिन रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का जो सीटें हैं वो अगर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का छात्र नहीं मिलता है तो वो खाली नहीं रह जाती है, बल्कि उसी कैटेगरी के जिस कैटेगरी में ये 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लिए रहता है, इसी कैंडिडेट को, यानी अगर अनरिजर्व का है तो अनरिजर्व, ओबीसी का है तो ओबीसी, एससी का है तो एससी, एसटी का है तो एसटी कैंडिडेट से वो सीटें भर दी जाती है। इसको खाली नहीं रखा जाता है, इसी को बोलते हैं नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये है हमारा अपीयरिंग इन एग्जाम बिफोर 1 मार्च आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपने एग्जाम जो दे दिया है वो 22 फरवरी दिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे डेट बढ़ गई है रेलवे की तरफ से, तो 1 मार्च तक आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, एग्जाम में बैठ गए हैं, अपीयरिंग है, भले आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, इस 20% का आरक्षण लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी एनएसी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो ये हमारा हो गया कि आप अपीयरिंग है तो भी चल जाता है। नॉर्मली कैंडिडेट को अगर वो फाइनल ईयर में एग्जाम में बैठा है, यानी मान लीजिए 10वीं का है, या फिर वो आईटीआई से भरना चाह रहा है, आईटीआई ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको अपीयरिंग छात्रों को एलिजिबल नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ एक्ट अप्रेंटिस के बारे में ये इन्होंने क्लियर एक लेटर जारी कर दिया था अभी हाल में ही कि आप अगर अपीयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, 5वां, जिसमें है CCA कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन इन इंडियन रेलवे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है रेलवे से, मध्य रेलवे से यानी सेंट्रल रेलवे मुंबई से, मुंबई के किसी वर्कशॉप से या फिर किसी यूनिट से आपने अप्रेंटिस किया, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई से ही फॉर्म भरना होगा। भारतीय रेलवे में जितनी भी वैकेंसी निकली है, जिस जोन से वैकेंसी निकली है, आप सारे जोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, हाउ टू प्रिपेयर कट ऑफ मार्क ए CCAA कैंडिडेट। मतलब एक जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस छात्र है उसका जो कट ऑफ मार्क है कैसे जो है यहाँ पे बनाया जाता है, कैसे उसका जो मेरिट है वो बनाया जाता है, इसमें हम बात कर लेते हैं। बात करने से पहले बता दूं कि अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही है। आप एक लाइक बटन दबा देंगे तो मेरा मोटिवेशन चौगुना हो जाएगा। इसके अलावा
अलावा आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब करके। इससे मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने मार्क ले लिए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आपका जो कट ऑफ है वो कैसे तैयार होगा। तो आपको बता दूं कि जब आप मार्क करते हैं तो आप कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये पहली बात बता दें कि आपको एटलीस्ट 30 से 40 नंबर भी आप अगर ला देते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम दिया और आपने सीबीटी का जो में कितना स्कोर किया, 100 सवाल थे और 100 में से आपने 30 स्कोर किए। तो यहाँ अप्रेंटिस वालों का एक अलग से रूल है, कैसे उसका मार्क काउंट होता है ये बताता हूं मैं। सीबीटी का 2/3 भाग आपका काउंट किया जाएगा। कितना? 2/3 भाग, यानी 30 का 2/3 कितना हो जाता है? मतलब 20 हो गया। ठीक है, 20 मार्क हो गया। 30 का 2/3 20 मार्क हो गया। और एनसीबीटी, अब आपको बता दूं कि जब आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें आपके कुछ स्कोर भी रेलवे दे देती है कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो आप जो है इसका मार्क मान लीजिए कि आपको एनसीबीटी नेशनल कोर्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इसमें आपको 60 नंबर दिया है। इसका मतलब है रेलवे ने आपको 60 मार्क दिया है, इसका 1/3। ठीक है, तो यानी 20 नंबर। तो ये हो गया आपका कितना टोटल नंबर? 40। मान लीजिए कि आपने 30 नंबर पा रहे थे, आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन आप 30 नंबर में तो फेल हो रहे थे, लेकिन आपने इस तरीके से देखा कि 30 का 2/3 20 और आपका एनसीबीटी में स्कोर था 60, इसका 1/3 भाग, ये दोनों जोड़ दिया जाता है। ये रूल ऐसे काम करता है, यानी सीबीटी मल्टीप्लाई 2/3 प्लस आपका एनसीबीटी मल्टीप्लाई 1/3, ये जब हम ऐड कर देते हैं तो ये जो है हो जाता है पूरा 1। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 30 नंबर ला करके भी आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो इनके जो मार्क है वो 40 हो गए। अब इस तरीके से जो अगर अनरिजर्व में है तो 40 नंबर पा करके इनको पास कर दिया जाता है। अब अगला उदाहरण एक और ले लेते हैं। मान लीजिए सीबीटी में इनके मार्क्स थे कितने? 24 मार्क्स थे सीबीटी में। तो सीबीटी के मार्क 24, यानी 2/3 इसको हम कर लेते हैं, 3/24 यानी 16 नंबर। और इसके 1/3 यानी एनसीबीटी के 3/3 16 नंबर इसके। तो कितने नंबर आ गए? ये हो जाए 16 दूना 32, यानी 24 नंबर अगर बच्चा पा रहा था। और अगर मान लीजिए कि ये एससी या फिर ओबीसी में आ रहा था तो वहाँ पे पासिंग मार्क 30 नंबर था, बट 24 नंबर ये तो फेल हो जाता था। लेकिन एनसीबीटी के 48 मार्क है तो इसका 1/3, ये टोटल मिला के 32 नंबर, और पासिंग मार्क है 30 नंबर। इस तरीके से ये इसमें पास हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब आते हैं एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें सीबीटी में इसने अच्छा स्कोर किया, कितना? 60 स्कोर किया है। और एनसीबीटी में इसको बहुत अच्छा नंबर नहीं मिला है, क्योंकि रेलवे से जब ये अप्रेंटिस कर रहा था तो ये वहाँ पे जो है नेतागिरी कर रहा था, तो वहाँ पे रेलवे के ऑफिसर्स ने इसको अच्छे मार्क नहीं दिए हैं कि तुम जो है काम अच्छा बराबर नहीं किया करके, यहाँ पे 45 ही दिया। लेकिन ये रेलवे ग्रुप डी के मतलब एग्जाम में ये पाता है 60 मार्क। तो ये 60 का 2/3 कितना होता है? 40 मार्क। और एनसीबीटी का 1/3 यानी 15 मार्क। तो ये कितना इसका तो बनता है 55।
तो ये तो बोलेगा कि अरे मैं तो सीबीटी में अच्छा स्कोर किया था 60, और मेरे जो मतलब एक्ट अप्रेंटिस जोड़ने के बाद ये तो मेरे मार्क 55 हो गए, ये तो मेरा लॉस हो गया। तो नहीं, रेलवे ये बोलती है कि इसमें से जिसका मार्क ज़्यादा होगा, यदि सीबीटी में मार्क ज़्यादा होगा तो हम वो मार्क पकड़ेंगे, फिर हम ये एक्ट अप्रेंटिस जोड़ करके जो मार्क आया है उसको हम नहीं पकड़ेंगे। यानी आपका जो स्कोर है वो 60 माना जाएगा, 55 नहीं माना जाएगा। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो इसमें माना जाएगा। तो ये एक डिटेल में हमारा वीडियो रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस वालों के ऊपर था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैंने बता दिया है कि आप एक लाइक बटन दबा सकते हैं, आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।